हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, कृषि उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक अभिसरण योजना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने संसद में सूचित किया कि देश के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के तहत कवर किया गया है। आपको बता दें कि कृषि उड़ान योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता प्रदान करना था, जबकि कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित थी। ये योजना एक अभिसरण योजना है जिसमें 8 मंत्रालय या विभाग शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये मंत्रालय या विभाग हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। इस प्रकार विकल्प डी सही है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोल्डीलॉक्स प्रभाव का सटीक वर्णन करता है? ए, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का समान वितरण, बी, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व, सी, कम मुद्रास्फीति के साथ स्थिर आर्थिक विकास, या फिर डी, उच्च रोजगार दर के साथ निम्न आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के हालिया विकास और मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों ने अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक अर्थव्यवस्था पर गोल्डीलॉक्स इफेक्ट का संकेत दिया है। गौरतलब है कि गोल्डीलॉक्स इफेक्ट किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसी आदर्श स्थिति का वर्णन करता है जहां अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विस्तार या संकुचन नहीं कर रही है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था में स्थिर आर्थिक विकास होता है, जिससे मंदी को रोका जा सकता है, लेकिन इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाए। इसकी विशेषता स्थिर विकास गति और कम कीमत वाली मुद्रास्फीति को दर्शाती है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। और कथन 2, इसे भारत सरकार के लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से हिमाचल प्रदेश को 634 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष किसी बड़ी आपात स्थिति या आपदा होने पर आपातकालीन सहायता और पुनर्निर्माण की लागत को कवर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष कोष है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत धनराशि सरकार के लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट में संग्रहित की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में रहा कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में विशाखापत्तनम में कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की परिधि के साथ पूर्वी घाट जैव विविधता केंद्र में अपनी तरह के पहले प्रकृति व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि कंबलकोंडा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास स्थित एक विशाल वन अभयारण्य है, जो 17,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका नाम कंबलकोंडा नामक स्थानीय पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। ये क्षेत्र विजयनगरम के नागरिकों के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करता है। ये क्षेत्र शुष्क सदाबहार वनों की मेजबानी करता है। इसमें पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति भारतीय तेंदुआ है, इसलिए विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित है। और दूसरा कथन, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पर अधिकतम 1,000 रुपए प्रति माह की गारंटी दी जाएगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो? तो आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। हाल ही में अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ को पार कर गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में ही 79 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे मई 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये योजना विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके तहत ग्राहक 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की आजीवन मासिक पेंशन का तिगुना लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ये राशि उनके योगदान पर निर्भर करती है, जो योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर अलग अलग होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघवाद किस मामले से संबंधित है?
मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। हाल ही में अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में अपने 1994 के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया। एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जो राज्य सरकारों को भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस विधि में कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित उम्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। और कथन 2, इसमें आयु की गणना करने के लिए यूरेनियम और थोरियम के अनुपात को मापा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में पुरातत्वविदों ने पूर्वी एशिया में सबसे पुराने लकड़ी के फ्रेम का विश्लेषण करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया है। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 14 के स्तर को मापकर कार्बनिक मूल की वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, इसलिए कथन एक सही है। यह विधि लगभग 50,000 वर्ष पुरानी डेटिंग सामग्री के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें इस तथ्य का इस्तेमाल होता है कि कार्बन का एक आइसोटोप कार्बन 14 या C14 रेडियो एक्टिव होता है, जिसकी मात्रा एक खास दर से घटती है। इसमें यूरेनियम और थोरियम का अनुपात मापना शामिल नहीं है, क्योंकि वो विधि यूरेनियम थोरियम डेटिंग का हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये प्रतिभूतियों की एक टोकरी है जो स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर कारोबार करती है। बी, म्यूचुअल फंड के विपरीत ये पूरे दिन कीमतों में बदलाव का अनुभव करते हैं। सी, ये व्यक्तिगत रूप से स्टॉक खरीदने की तुलना में कम व्यय अनुपात और अधिक ब्रोकर कमीशन प्रदान करते हैं। या फिर डी, इसमें स्टॉक, कमोडिटी या बॉन्ड सहित सभी प्रकार के निवेश शामिल हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने लोकसभा को बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा 7 वर्षों से अधिक समय में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में कुल निवेश 2.5 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया है। आपको बता दें कि ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार की एकत्रित निवेश सुरक्षा है जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। दरअसल ये प्रतिभूतियों की एक टोकरी है जो स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर कारोबार करती है। ETF शेयरों का कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर आम स्टॉक की तरह किया जाता है, जिससे ये म्यूचुअल फंड के विपरीत पूरे दिन कीमतों में बदलाव का अनुभव करते हैं। इसमें स्टॉक, कमोडिटी या बॉन्ड सहित सभी प्रकार के निवेश शामिल हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से स्टॉक खरीदने की तुलना में कम व्यय अनुपात और कम ब्रोकर कमीशन प्रदान करते हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और कथन 2, 2020-21 की तुलना में 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई है। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी यानी BAHS 2022 पर जानकारी प्रदान की। आपको बता दें कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी यानी BAHS प्रतिवर्ष एकीकृत नमूना सर्वेक्षण यानी ISS योजना के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी की जाती है, इसलिए कथन एक सही है। इसके आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध का उत्पादन 209.95 मिलियन टन और 2021-22 में 221.06 मिलियन टन रहा था। इससे पता चलता है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि देखी गई, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। BAHS के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख पशुधन उत्पादन में वृद्धि हुई है और सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में पशुधन क्षेत्र का योगदान भी बढ़ा है। इस प्रकार विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किस मंत्रालय से संबंधित है? बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या फिर जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय।
हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA लॉन्च किया है। इसे दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। ये नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये 11 देशों के 275 से ज्यादा वैश्विक नदी शहरों, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन भागीदारों को कवर करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है, तो इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित सिनेरियस गिद्ध की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन है A वल्नरेबल, B क्रिटिकली एंडेंजर्ड, C नियर थ्रेटेंड या फिर D एंडेंजर्ड। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।